अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में आज की अहम खबरों का जायजा लेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत से पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार दिए गए साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ आज दोबारा नून लीग के सदर बन गए हैं। नून लीग ने नए सदर और 28 मई के एटमी धमाकों का आज खूब जश्न मनाया। आप लोगों ने अपने टीवी पर देखा होगा। मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसका आगाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद से किया और कहा कि आज लीगी कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मियां नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में जमात के लिए कैदोबंद और मुश्किलात सहने वालों को, जो उनके लीडरान हैं, उनको खिराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से अहम बात यह थी कि उन्होंने जमात से काफ़ी फासला और दूरी इख्तियार किए हुए जो रहनुमा हैं, जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल, उनका भी खुसूसी जिक्र किया और उनको भी ट्रिब्यूट पेश किया। अपने खिताब में उन्होंने माजी की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा नाम लेकर तो तनकीद नहीं की, अलबत्ता साबिक DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम के किरदार तक ही उन्होंने अपनी गुफ्तगू को महदूद रखा, जिसका एक पार्ट अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की। उन्होंने सरबरा PTI और उन्हें रिलीफ देने वाले जजेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। अस्करी इदारों का उन्होंने भरपूर दिफा किया शहबाज शरीफ साहब ने। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि इमरान नियाजी फौजियों के कदमों में बैठता था और आज अपना मवाजना वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ कर रहा है। आला अदलिया को प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौजूदा जजेस की अक्सरियत ऐसी है जो पाकिस्तान की तरक्की का सोचती है, मगर चंद काली भेड़ें भी हैं। नवाज शरीफ के दौर में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी और आज ये मशवरे किए जाते हैं कि इमरान खान के तमाम जराइम कैसे ख़त्म कर दिए जाएं। सो ये एक कार्रवाई रही आज के इस नून लीग के इजलास की, जिसमें ये तमाम बातें हुई और मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा सदर बना दिया गया अनअपोज्ड। दूसरी तरफ PTI है। गुज़श्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि गद्दार कौन के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है और बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की जब बातचीत हो रही है तो PTI की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट ही से मुज़ाकरात के ऊपर जोर भी दिया जाता है और उन्हीं को मुखातिब भी किया जाता है। तो ये जो एक सिलसिला शुरू किया गया है, इसके क्या नताइज निकलेंगे? इस प्रोग्राम में हम मरहलावार गुफ्तगू करेंगे। पहले PTI का मौक़िफ़ हासिल करेंगे, दूसरे सेगमेंट में सियासी सूरत हाल पे मारूफ तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे और तीसरे हिस्से में खुसूसी सेगमेंट हमारा आई ऑन बजट, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तर्जुमान PTI रऊफ हसन साहब पे होने वाला जो कातलाना हमला है, उस बात के हवाले से खुसूसी तस्करा होगा आज के प्रोग्राम में और हमारे साथ मरकजी तर्जुमान PTI रऊफ हसन साहब ही मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। सबसे पहले जो सब लोग जानना चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए तो ये था ही, हम लोगों ने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और कैमरों का दौर है, तो वो मनाजिर भी देख लिए अटैक के और आपका जो ज़ख्म है वो भी तो हील हो रहा है ज़ख्म, कैसे महसूस करते हैं आप इस वक्त? आप बहुत मेहरबानी अब्सा, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी ग्रेटफुल फॉर एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम both PTI followers, PTI members as well as media and others. So बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अभी आज मैं दोपहर को डॉक्टर के साथ था तो उसने जो ऊपर के जो हम टाँके थे वो तो निकाल दिए हैं, बट ही सेज दैट हीलिंग इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। सो इट्स हीलिंग, बट ट्रॉमा तो होता है, लाजमी बात है। जिस दिन से ये सारा कुछ हुआ है, मेरे साथ गार्ड्स हैं, अब मैं एक सॉर्ट ऑफ फ्री स्पिरिटेड ये हमें अंदाजा था। आप हमेशा अपनी गाड़ी भी खुद चलाना और ये करना और वो करना, तो ये चंद कयूत जो हैं वो अब माननी पड़ेंगी, उसके साथ मूव करेंगे, बट जज्बा मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला काम करते रहेंगे। सर, लॉ मिनिस्टर ने तो ऐवान में कहा था कि वो इस केस को खुद भी फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई डेवलपमेंट है? पुलिस की तरफ से कोई राब्ता आपसे किया गया, कुछ उनकी तरफ से बताया गया हो, कुछ मालूम पड़ सका उनको? आज 8 दिन हो गए हैं अब से और अभी तक किसी शख्स ने मेरे साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया, आज 8 दिन गुजर जाने के बाद भी। और ये केस इतना सिंपल है इसलिए कि जब पहला अटैक हुआ एक TV के सामने, तो वो भी सारा CCTV फुटेज के ऊपर महफूज है। फिर जब ये GNN में हुआ वो भी CCTV फुटेज के ऊपर महफूज है। आपको याद होगा 9 मई को जियो फेंसिंग की मदद लेके 24 आवर्स के अंदर 10,000 बंदों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो ये 4 बंदे जो हैं, जो 2 जगह जिन्होंने अटैक किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतना टाइम क्यों लग रहा है। मेरा ख्याल ये तो घंटे में हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास हर चीज़ मौजूद है, क्लोज क्वार्टर से फुटेजेस मौजूद हैं। शायद राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं वही सही हो कि हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने मेकअप बहुत किया हुआ था।
ये उन्होंने ऑन कैमरा कहा अपने एक प्रोग्राम में। सो ये एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आई थिंक इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है, बट हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट्स जस्ट दैट कि खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी जितनी ज़्यादा कर सकता है। बाकी ज़िंदगी और मौत तो आपको पता है, वो तो खुदा के हाथ में, जब जाना है तब जाना है। ये हमें देखना होगा कि हमें कुछ संजीदगी नज़र आती है सरकारी सतह पे संगीन तरीन मामले की, जो कि ऑपोजिशन के तर्जुमान के बड़ी पार्टी के तर्जुमान होने के नाते आप और आपके दीगर कॉलीग्स की सिक्योरिटी यकीनन इसके ऊपर एक सवालिया निशान उठता है। अब हम आज की जो एक्टिविटी हुई मुस्लिम लीग नून में, बड़े बड़े बयानात हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद बात करते हैं और इंतज़ार होता है कि वो क्या कहेंगे। तो इस बार जो उन्होंने बात की वो बार बार जिक्र करते आए हैं, पहले भी, आज भी उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम का इस अंदाज में कि किस तरह बतौर प्राइम मिनिस्टर जब वो थे उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, रऊफ साहब के जनरल साहब इस किस्म का बयान दे रहे थे कि हम मुख्तलिफ पार्टीज़ को हमने ट्राई किया और अब ये तीसरी कुव्वत को लाने के हवाले से सोचा और वो पीटीआई को कहा जाता है। सो मैं जानना चाहूँगी कि जो मियाँ साहब इतना शिकवा करते हैं, पीटीआई इस हद तक एक्नॉलेज करती है कि उस वक्त उनकी हुकूमत को गिराने के लिए और पीटीआई को लेकर आने के लिए गैर जमहूरी तर्ज इस्तेमाल किया गया और ये सब कुछ होता रहा? देखिए, मैं बिल्कुल इसको एक्नॉलेज नहीं करता जी, इसलिए कि बल्कि अगर आप उसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी कहने पर मजबूर हो जाऊंगा कि जब ये इलेक्शंस हुए, 13 के इलेक्शंस, वहाँ भी हमें इक़्तिदार से बाहर रखा गया था और 18 के जो इलेक्शंस में हमारे 35 सीटें जो थी वो छीनी गई थी, और वो इसलिए कि एक कमज़ोर हुकूमत बने जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, क्योंकि इस मुल्क का जो क्राइसिस है वो ABC XYZ नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 76 सालों में किसी न किसी सूरत में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है, या तो डायरेक्ट रूल्स के तहत जबकि आपके मार्शल लॉज लगे थे, या फिर इनडायरेक्टली बाय पॉइंटिंग द स्टूजेस, एंड देयर इज़ नो बेटर स्टूज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट दैन नवाज शरीफ हिमसेल्फ। 1978 में क्या इसको कोई पॉलिटिक्स का पता था या इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? इसको किसने पिक किया था? इसको चीफ मिनिस्टर 1980 फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, तो वो किस कैपेसिटी में बना था ये फाइनेंस मिनिस्टर? क्या इसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी? इसको जनरल जलानी ने अपनी नर्सरी में नर्चर किया, पाला, और उसके बाद पहले इसको यही इल्ज़ाम खान साहब पे भी वो लगाते हैं कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, क्रिकेटर थे, लेकिन किसी को उनमें कुछ नजर आया। उन्होंने पार्टी सेटअप की अपनी और स्ट्रगल की 25 साल तक। He stayed in the wilderness of politics. लेकिन इक़्तिदार में सपोर्ट के साथ आए, ये दाग रऊफ साहब, ये जो बात तीसरी कुव्वत के तौर पे नवाज शरीफ की बात सारी सुन लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फाइनेंस मिनिस्टर बने फौज की मदद से, उसी नर्सरी में परवरिश पाई उन्होंने। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने फौज की मदद से, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर जब भी बने हैं फौज की मदद से, लेकिन वो कहते हैं फिर हमने तस्लीम कर लिया कि वो गलत था जो कुछ पहले होता रहा। पीटीआई तो ये लेकिन गलत तस्लीम किया, फिर उसी वजह तरीके से आए, उसी रास्ते से फिर आए तीसरी दफा, और अब चौथी दफा भी उसी रास्ते से आए। चौथी बार नहीं बन सके उस रास्ते से। उनके भाई साहब बन गए, बात ही ओलिगार्की है जी, उनकी तो एक खानदानियत है ना, खानदानी एक पार्टी है, वहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है? आज भी वो अनअपोज्ड हो गए हैं, पहले भी अनअपोज्ड होते थे। इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए कि ज़रा इनको भी देखे जैसे हमारे इलेक्शंस को देखते हैं वो। साहब, लेकिन ये जो दाग है पीटीआई के साथ, हर आर्ग्यूमेंट के अंदर आप लोगों को जवाबी तौर पे पूछा जाता है कि तीसरी कुव्वत आप थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने आपस में मीसाके जमहूरियत कर लिया, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक दूसरे की हुकूमत ना गिराने के बारे में आपस में मीसाक किया, ये भी एक वादा किया, लेकिन फिर पीटीआई को तीसरी कुव्वत, इसको फिर कैसे अब पीटीआई डिफेंड करेगी? तीसरी कुव्वत के तौर पर हम आए नहीं थे। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया है जी कि मेरी पार्टी को कायम हुए 28 साल हो गए हैं, और वो 28 साल जो हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से रकम हैं। हम खान साहब ने किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से नहीं आए। उनको जब ऑफर हुई थी, मैं मौजूद था वहाँ, हमने रिजेक्ट किया था। जब जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ से ऑफर हुई थी, वी रिजेक्टेड दैट ऑफर, वी डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट। ये मैं खुद आपको गवाही दे सकता हूँ, मैं खान साहब के साथ था, आई वाज द ओनली वन विद हिम एंड आई वाज सिटिंग ऑन हिज राइट साइड। लेकिन ये एज पर प्रिंसिपल तो नहीं था रऊफ साहब। फिर जब हुकूमत में आए तो कानून साजी के लिए खुद बाद में उन्होंने एतराफ़ किया। ये तो वो बातें जो रिपीट होंगी और हम कई दफ़ा कर चुके। मैं आगे चलती हूँ, अगर एज पर असूल उस वक्त मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में शामिल नहीं होते तो अपनी हुकूमत के अंदर कानून साजी के वक्त भी साफ इनकार करना चाहिए था कि अगर उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है हुकूमत बनाने और इस तमाम सिलसिले के लिए। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू अदलिया के हवाले से की, आपका रिएक्शन उस पर चाहूँगी। वही आप जैसे मैंने आगाज़ में जिक्र किया, वो कहते हैं कि ज़्यादातर जज साहिबान तो मुल्क की तरक्की का सोचते हैं, चंद एक जो है वो काली भेड़े हैं और वो खान साहब के जराइम को कैसे ख़त्म करना है इस हवाले से सोच रहे हैं। इस पर आप पीटीआई का क्या? शहबाज शरीफ साहब अगर शीशे के सामने खड़े होंगे तो उनको पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काली भेड़ जो है वो नज़र आएगी। ज़रा कल देख लें, रोज़ सुबह देखते होंगे। आई एम सॉरी, दिस इज़ अ कमेंट विच नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। मैं द वे आई लुक एट इट बेसिकली इसके जी शुक्र है खुदा का कि आज जुडिशरी में ताज़ा हवाएं चल रही हैं।
शुक्र है खुदा का कि आज वहाँ एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो हो रहा है। 2 साल से हमारे साथ जो हुआ है वो सबके सामने है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर 9 मई के बाद जो PTI के साथ हुआ है, जिस तरीके से रियासत का जबर और फस्तायत जो है वो हमारे ऊपर नाजिल हुई है, वो भी सबके सामने है। तो ये जजेस जो थे 2 साल से चुप बैठे हुए थे, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर जुडिशरी में एक पॉजिटिव चेंज आ रही है और कानून और आइन की बात हो रही है, तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन कि जी हम उनको तख्ता-ए मश्क बनाने की कोशिश करें। हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस मुल्क में जो ट्रेडिशन जुडिशरी को असॉल्ट करने की ट्रेडिशन है, वो भी शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने की थी। आपको याद होगा जस्टिस कयूम के साथ इनकी जो टेलीफोन टॉक जो लीक हुई थी, वो सब कुछ। उससे पहले आपको याद है जो इस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के दादा थे तारड़ साहब, जिनको बाद में सदर बनाया गया था, वो ब्रीफकेस पैसों का लेके बलूचिस्तान हाई कोर्ट खरीदने गए थे और उन्होंने खरीदी थी ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जा सके। उसके बाद यहाँ आए असॉल्ट ऑन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, भी सबको याद होनी चाहिए। इनको चाहिए कि शक्ल देख लें अपनी सिर्फ, और आपको इनको काली भेड़ नजर आएगी कि किसने जुडिशरी को सबसे ज्यादा डैमेज किया पाकिस्तान में, वो ये है और इनकी पोलिटिकल पार्टी है। अलमिया ये है रऊफ साहब के हर चीज का PTI और नून लीग की जहां बात हो, हम तमाम पार्टीज का नहीं कहते, हर जगह एक काउंटर आर्ग्यूमेंट वापस आता है कि फिर आप लोगों ने भी उस वक्त के सीनियर तरीन जज के खिलाफ एक रेफरेंस बनाया जो आज मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, और बाद में ये कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बनाया। एक और इशू जो चल रहा है वो जो रेफरेंस बना था ना, उस रेफरेंस का अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जवाब दिया था, लेकिन वो रेफरेंस जो है वो उसके मेरिट के ऊपर जवाब उन्होंने नहीं दिया था। यानी आप लोग कायम हैं आज तक, वो रेफरेंस ठीक बना? मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, कायम रहने या ना रहने की तो बात, अब तो वक्त गुजर गया ना, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। लेकिन सर आप रेफरेंस गया था किसी एक चीज के ऊपर, वो मेरिट के ऊपर वो रेफरेंस नहीं उसको डिबेट किया गया था। यानी रेफरेंस में लगे इल्जामात दुरुस्त थे आप कहते हैं? टेक्निक वो तो पूछना चाहिए उनसे कि अगर वो नहीं, उन्होंने मेरिट के ऊपर जवाब दिया, उनका जो सोर्सेस पता की गई थी, अगर उनका नहीं बताया गया तो क्यों नहीं बताया गया? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर क्यों उसको नॉकआउट करने की कोशिश की गई और उसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नॉकआउट हुआ वो? खान साहब जो है वो इसके ऊपर अलबत्ता ये कह चुके थे कि ना सिर्फ ये इल्जामात, ये रेफरेंस की बनाना है, तमाम चीज़ों में हमारा कोई किरदार नहीं था। मैं रऊफ साहब, ये बहुत से फ्रंट्स के ऊपर PTI के लिए मामलात हैं। जो आप लोगों ने शेख मुजीब और गद्दार कौन के हवाले से एक डिबेट शुरू की, ये सोशल मीडिया जो PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ से जनरेट हुई, और खान साहब ने भी इसको रीट्वीट किया और इस पर मजीद ख्यालात उसमें ऐड किए गए उनकी तरफ से। तो आप नहीं समझते कि ये आप लोग अपने जो सपोर्टर है उसकी तरफ से भी मजीद, क्योंकि तमाम अस्करी इदारों के हवाले से ही तनकीद आपके सपोर्टर्स पिछले 2-4 दिन से कर रहे हैं, तो ये अगर कोई मुज़ाकरात का माहौल बनता भी है जिसमें आपकी जमात के मुख्तलिफ रहनुमा, आप नहीं इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन वो कहते हैं बातचीत सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, उसका रास्ता आप लोग बंद करते हैं इस किस्म की जब गुफ्तगू स्टार्ट होती है? देखिए, यहाँ हम हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बिल्कुल PTI जो है वो आर्मी को असॉल्ट नहीं करती है, ना ही किसी और इंडिविजुअल को असॉल्ट करती है। हम सिर्फ तारीख बयान कर रहे हैं कि क्या हुआ है इस मुल्क में पिछले 76 सालों में, किस तरीके से जो मसाइल क्रिएट हुए हैं। 71 का अलमिया तो एक हकीकत है, उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते। लेकिन ये तारीख को याद करना इस मौके के ऊपर, जब आपके लीडर जेल में है, बहुत सारे वर्कर्स जेल में है, ये मैं चाहूंगी कि आप इस पे उसका पैरेलल बन रहा है ना कि आज भी पिछले जो 8 फरवरी को जिस तरीके से इलेक्शन लूटा गया, वो भी बिल्कुल वही था। क्या 71 में क्या हुआ था? मुजीबुर रहमान जीता हुआ था। मैं नहीं किसी उसके ऊपर कमेंट करता कि वो क्या था उसका कॉन्टेक्ट क्या था, बट ये वन द इलेक्शन, उसको इक़्तिदार मुंतकिल करने की कमिटमेंट भी हो चुकी हुई थी जनरल याया की तरफ से। उसके बाद इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टूट गया। आज भी उसको रिपीट किया जा रहा है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ना करें। अगर मैंडेट किसी एक को मिला था, PTI को मिला था, मैंडेट PTI को जाने दें, PTI को 5 साल दे दें और PTI का परफॉर्मेंस देख लें, उसके बाद अवाम के पास जाना है। जमहूरियत लानी है अगर, तो जमहूरियत का फैसला एस्टैब्लिशमेंट में नहीं करना, वो अवाम ने करना है। ठीक है सर, वो अवाम ने करना है। ये 5 साल पूरे करने का आर्बिटर्स जो है पाकिस्तान की फेट के, वो लोग हैं, कोई एक शख्स नहीं है, ये एक अदारा नहीं है। ठीक, मैं रऊफ साहब यही शिकवा तो खैर नवाज शरीफ साहब नहीं करते थकते कि उनका दौर अगर मुकम्मल होने दिया जाता, मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। PTI के जो हिस्ट्री लेसन्स आपका नौजवान सपोर्टर तो उसको ही रिपीट करता है जो बात आप लोगों से कही जाती है, तो वो फिर ये सवाल उठता है कि अपने दौर में आप लोगों ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से तो क्या ही इकदाम करना था। उस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर ये तंज किया जाता था कि ये शेख मुजीब है मौजूदा दौर का, मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। तो कुछ हवालों से तो PTI को ये वजाहत करनी होगी कि हमारे पहले ख्यालात मुख्तलिफ थे, अब
अब तब्दील हो गए? नहीं, मुख्तलिफ होने की बात नहीं है, हम हकायक बयान कर रहे हैं आज इस वक्त इस मौके के ऊपर, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ हो चुका हुआ है। हम क्यों ये हकायक बयान कर रहे हैं? क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसको हाईजैक किया गया है। वो ना उसको किया नहीं जाना चाहिए था। उस इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो आना चाहिए था। जो पार्टी जीती हुई थी उसको वो पार्टी हक हुकूमत मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये रिपीट है, ये उस वक्त नहीं हुआ था, ये अब हुआ है। So, जब ये हुआ है, डेफिनेशन पीटीआई की जो सिंपल डेफिनेशन थी कि ये नवाज शरीफ इस वक्त के शेख मुजीब हैं क्योंकि ये तकसीम करना चाहते हैं पाकिस्तान को, उससे आप लोग पीछे हट गए हैं या अब आपके लिए हुब्बुल वतन है शेख मुजीब साहब? उनके देखिए, मैं किसी की हुब्बुल वतनी की जजमेंट नहीं दे सकता, ना किसी का गद्दार होने की जजमेंट दे सकता हूँ। यही काम कर करके हमने 76 साल में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। हुब्बुल वतनी जो है वो उनके कॉन्डक्ट से आती है। उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि इलेक्शन आपने करवाए, ठीक है, 163 में से 162 में से 160 सीटें उन्होंने जीती, उनका हक हुकूमत बनता था, वो डिनाई किया गया। बात ये है, मैं उनकी सिर्फ इलेक्शन की हद तक आप लोग इससे इत्तेफाक कर रहे हैं और मवाजना कर रहे हैं कि उस दौर में जो हुआ आप कहते हैं कि वो अब फिर हुआ है। ठीक, अब हमारा हक हुकूमत जो है वो छीना गया। बिल्कुल ठीक। मैं रऊफ साहब, मैं इससे ज़्यादा आपसे बहुत सी और चीज़ें भी डिस्कस करना चाहती थी लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब के ख्यालात पे। सुने, ये है डेफिनेशन पीटीआई की जो मवाजना वो शेख मुजीब के साथ करें। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ सैयद तलत हुसैन साहब मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपेरिजन पीटीआई दुरुस्त ड्रॉ कर रही है। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ का पार्टी सदारत संभालने और इसके अलावा जो पीटीआई का नया नैरेटिव है उसके हवाले से हम बात करेंगे। सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पहले आपसे मैं मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज तकरीर की, बहुत इंतज़ार था उनकी, काफ़ी अरसे बाद वो जब गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या बात करेंगे। इस हवाले से भी इंतज़ार था कि पार्टी की कुछ समत के बारे में अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त आइडियोलॉजी क्या है मुस्लिम लीग नून की। तो आपके की नज़र में कुछ वाज़े हुआ कि वो क्या सोच रखते हैं, किस तरीके से पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की सियासत को मियां नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं? आपने कैसे देखा इस तकरीर को? तकरीर में कोई ख़ास और अनहोनी बात तो थी नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बयानात वक्फे से और अलहदा कई मौक़े पर दिए हुए हैं। आज उन्होंने तफसील के साथ उन बयानात को जोड़ा। मौका आज यौम तकबीर का था जब उनकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि हिंदुस्तान के जवाबी धमाके करने हैं, तो वो हवाले भी उन्होंने याद करवाए अपने आप को। उन्होंने सियासी तौर पर मज़ीद रेलेवेंट किया और बताया कि कैसे वो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इन अ वे एक उन्होंने पिच क्रिएट की अपने लिए, लेकिन ये बयानिया उनका नया नहीं है। आपको सियासी तौर पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आएगी। जो मुस्लिम लीग के अंदरूनी लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पहले तो पार्टी को मैनेज करना है, क्योंकि पार्टी के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये सवालात जो सहाफ़ी भी उठाते हैं, जिस तरह तज्ज़ियाती तौर पर आपने भी उठाया कि जी सिमत क्या है, ये पार्टी के अंदर से भी सवाल उठाए जाते हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिर्द आपको पता है कि बहुत सारी सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो फिर इकट्ठी होती हुई आपको नज़र आती हैं। तो मुझे लगता है कि इंतज़ामी तौर पर आपको पार्टी के अमूर बेहतर मौसर अंदाज से चलाए जाते हुए नज़र आएंगे इन दी इमीडिएट टर्म। नज़रियाती तौर पर आपको उस बयानिए के अलावा कोई ख़ास बयानिया नया नहीं मिलेगा जिसके अंदर जिससे आप रोज़मर्रा की ख़बरें तलाश करें या उसमें से हेडलाइंस बने। जिस किस्म का पीटीआई ने आजकल तरीका अपनाया हुआ है कि हर 12 घंटे के बाद वो एक ट्वीट जड़ते हैं और फिर ख़बर बनती है। और पावर मैनेजमेंट की का इशू सामने है कि आपने पावर को मैनेज कैसे करना है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर नवाज शरीफ की तरफ से जो लोगों को रिलीफ फराहम करने का बयान है उसका दबाव होगा। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत की पॉलिसी अक्सर तब्दील हो जाएगी, लेकिन पार्टी के अंदर से जो आवाज़ उठती है जी कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, अब वो बज़रिया नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तक पहुँचेगी। तलत साहब, लेकिन एक नैरेटिव की तो जंग है आजकल की पॉलिटिक्स में, मॉडर्न पॉलिटिक्स, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अराउंड द वर्ल्ड भी एक काफ़ी हद तक ये चीज़ हम देख रहे हैं। ये जो फोकस उनका नहीं होता एक एजेंडा के ऊपर खासकर, ये एक वजह नहीं बनता कि उनका नैरेटिव उस तरीके से नहीं बन पाता जिस तरह उनकी बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है पीटीआई उनका बनता है। जैसे आज की तकरीर उन्होंने शुरू साकिब निसार से की, एटमी धमाकों पर भी गए, तेल घी की कीमतों की भी उन्होंने फिर जिक्र कर दिया उसी तकरीर में, इमरान खान का भी जिक्र कर दिया और ज़हीरुल इस्लाम का भी।
सो आप नहीं समझते कि कुछ लोगों को समझाने की ज़रूरत है, तो वो एक मुख्तलिफ अंदाज हो, बेशक PTI वाला ना हो जहाँ पर वो एक ही बयान को बार बार रिपीट करते हैं, एक मुख्तलिफ अंदाज हो। ये एक पुरअसर अंदाज नहीं है जिस स्ट्रैटेजी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हिज स्पीचेस। दुनिया भर की सियासत को आप उठा के देख लें, जो लोग ताकत में हैं उनके लिए बयानियाँ बनाना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क आपको नज़र आता है जहाँ पर ताकत में जमात अपना ताकतवर बयानियाँ बना पाती है और उसकी जो अपोजिशन है वो कमज़ोर नज़र आती है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ या दूसरी उनकी जो जमातें हैं। नरेंद्र मोदी की जो बयानिए की ताकत है वो सर चढ़ कर बोलती है, क्योंकि उसके साथ तमाम का तमाम पूरा एक पैराफर्नेलिया है मीडिया का। उनकी पार्टी ख़ुद बड़ी मुतहर्रक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो हुकूमतें हैं उनके बयानिए कमज़ोर हैं। यूरोप की हुकूमतें उठा के देख लें, आप बरतानिया की हुकूमत उठा के देख लें, आप अमेरिका की हुकूमत उठा के देख लें, आपको हुकूमतों में जो पार्टियां हैं उनके बयानिए कमज़ोर नज़र आते हैं और जो अपोजिशन में जमातें हैं उनके बयानिए तगड़े नज़र आते हैं। अपोजिशन में रह के बयानियाँ बनाना आसान है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी जमात अपोजिशन में थी, इनके ख़िलाफ़ केसेस बने हुए थे, ये कोर्ट अपीयरेंसेस करते थे, मीडिया पर इनकी आवाज़ें नहीं चलती थीं, ये मुकम्मल तौर पर गायब थे, फिर भी इनका बयानिया बन सकता था। तो मुझे लगता है ये कि इनके बयानिए की कमज़ोरी सिर्फ यही नहीं है कि वो फोकस नहीं कर पाते। इनके बयानिए का मसला ये है कि ये ताकत में है और ताकत में रहकर बयानिया बनाना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है इनके बयानिए में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में। एक ये भी वजह इसमें तलत साहब हो सकती है जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक टैग अटैच किया गया कि अब वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर बन चुके हैं एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ। ये हो सकता है। वो खैर ताकत में तो नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाय प्रॉक्सी, अगर आप कहें प्रॉक्सी ऑफ हिज ब्रदर बीइंग इन पावर, अगर आप उस जाविये से देखें तो आप कह सकते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में हैं। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि इन हालात में प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। सो इन अ वे उन्होंने चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने का जो ख्वाब ना पूरा उनका हुआ, उससे उनको कुछ फ़ायदा ही हुआ। अगर वो इस हालत में ताकत में होते, एक अक़लियती हुकूमत के सरबराह होते जिसके ऊपर तोहमतों का अंबार है और जिसके माथे पर अब फॉर्म 47 का इशू भी लटक रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती। सो इन अ वे वो अपनी हुकूमत को 2017 तक ही महदूद रखते हैं। वो अपनी सियासी दानिशमंदी को, सियासी दानिशवरी को, सियासी विजडम को 2017 तक ही महदूद रखते हैं। उससे आगे जब वो आते हैं तो फिर वो पुरानी बातें दोहराते हैं। तो इन अ वे उनके लिए शायद मुश्किल हो इन हालात में नया बयानिया बनाना। लेकिन अगर आप मवाजना करें तो शहबाज शरीफ की निस्बत मेरे ख्याल में उनकी पोजीशन बेहतर है पार्टी में। सही। और वो लेकिन ये भी एक उनके लिए चैलेंज है कि शहबाज शरीफ साहब आज की तकरीर में भी ये कहते रहे बारहा कि विफाक में भी उनको गाइड करते हैं, सरपरस्ती करते हैं हुकूमत की, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब एक फासला इख्तियार करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करना चाहूँगी। तलत साहब, उन्होंने मौजूदा जजेस के हवाले से बात की कि उनकी अक्सरियत ऐसी है जो पाकिस्तान का सोचती है, मगर चंद काली भेड़े भी हैं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म का बयान आला अदलिया के हवाले से यकीनन बड़ी संजीदगी से इसको देखा जा रहा है। तो आप कैसे समझते हैं कि पहले एक जो महाज आरई की सी सूरत हाल है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का क्या नताइज निकलते हुए नजर आते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट जी, इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जजेस के बारे में। चाहे आपको उनके फ़ैसले पसंद हों या ना पसंद हों, उनकी आदात व अतवार आपको पसंद हों या ना पसंद हों, जजेस की आवाज़ कितनी बुलंद है आपको पसंद हो या ना हो, अगर आपको एतराज़ है तो आपके पास कानूनी और आइनी रास्ते मौजूद हैं। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव कर सकते हैं। जजेस के साथ मुँह मारी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये फंडामेंटल इंसिस्टेंस रही है। इससे मुराद ये नहीं है कि जुडिशरी के अंदर के मामलात बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और जो कुछ हो रहा है वो कानून और आइन की वजह से हो रहा है, इसमें लोगों के ज़ाती मफादात नहीं हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को काली भेड़ों का तज़किरा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके जहन में कोई शक है, कोई खदशा है, कुछ मवाद आपके सामने है, तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप अपना रेफरेंस मूव कीजिए, जिस तरह इमरान खान ने किया था काजी फायज़ ईसा के हवाले से। लेकिन ये अगर आपने नहीं करना तो मुँह मारी नहीं करनी चाहिए। मैं तो उसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हर दूसरा ट्वीट जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सर के ऊपर गोले की तरह मारा जाता है। कभी इनको कॉम्प्रोमाइज़ जज कहा जाता है,
कभी उनको, अभी रऊफ़ हसन साहब आपके प्रोग्राम में थे, जिस किस्म के बयानात इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में दिए हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हर दूसरा बयान जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है बादी नज़र में। इमरान खान के अपने ट्वीट्स अगर आप उठा के देख लें, कभी उनको लंदन प्लान का हिस्सा बनाते हैं, कभी क्या। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या आप अडयाला में बैठ कर गुस्सा निकाल रहे हों, आप जजेस के साथ मुँहमारी नहीं कर सकते। ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। यकीनन। अब और जहाँ पर वो ये कहते हैं कि रातों को मशवरे किए जाते हैं कि इमरान को रिलीफ कैसे देना है, तो फिर अगर बतौर प्राइम मिनिस्टर जब वो ये बात करते हैं तो फिर जहन में यही सवाल आता है कि कुछ सबूत अगर उनके पास हो तो फिर इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही क्यों उसको इनिशिएट नहीं किया गया। मैं तले साहब PTI के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। जो आम अमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो तनकीद करते थे, उसको पिछले 2-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि अब जोड़ा जा रहा है शेख मुजीब से, 71 के मुहर्रिकात से, और उस तकसीम और उन हालात की बात करके अपने साथ उसका कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये जो इनके इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और हालात जो उनके साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से चांसेस मजीद मादूम होते जा रहे हैं, या पाकिस्तानी सियासत में हमने ये भी देखा कि प्रेशर टैक्टिक्स आजमाए जाते हैं जिसके बाद रास्ते हमवार भी हो जाते हैं, तो ये कैसा साबित होगा PTI के लिए जो उनका नया नैरेटिव है? मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने ये शेख मुजीब वाली वीडियो देखी जो इमरान खान ने चलाई अपने अकाउंट के ज़रिए, जो PTI ने ऑफिशियल अकाउंट पर से चलाई, और उसके बाद हैशटैग चलाया गद्दार कौन। और अभी भी लेटेस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका जो ट्वीट सामने आया है ऑफिशियल अकाउंट में से, उसके अंदर भी गद्दार कौन के हवाले से बात की जा रही है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे जर्नलों के टाउट जो हैं वो अगर बन जाएं तो आप गद्दार होने से बच जाते हैं, और याया की तस्वीर लगाई हुई है। जनरल आसिम मुनीर का तज़किरा उस वीडियो के अंदर मौजूद है। मवाजना किया जा रहा है मौजूदा फ़ौजी क़यादत का उस वक्त की फ़ौजी क़यादत के साथ। आज बैरिस्टर गौहर साहब का मैं बयान देख रहा था, मुझे उनके ऊपर थोड़ा सा तरस भी आने लग गया है। वो एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं और वो एक भले मानस आदमी हैं, कानून और आइन की बात करते हैं, वो बड़ी मुश्किल में हैं। आज वो अजीब व गरीब किस्म की तशरीह कर रहे थे कि ये जो हमने बात की है तो इमरान खान का इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इमरान खान ये चीज़ें देखते नहीं है, विच इज़ वेरी डेंजरस। कि जिससे मुराद ये है कि इमरान खान का ऑफिशियल अकाउंट जो है वो पता नहीं किसके हथ से चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर वो क्या क्या चीज़ें चढ़ा के चला रहा है। अच्छा, फिर मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर लीडर जिससे आप बात करते हैं वो शेख मुजीब की बात कर रहा है। आज अलवी साहब ने भी उन्हीं का तज़किरा किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की थी ये तशरीह जो है वो बड़ी अजीब मुझे लगी कि ये सिर्फ सियासी मवाजना है। मुझे समझ नहीं आती कि सियासी मवाजना क्या है। देखें, अगर आपने शेख मुजीब का इस्तारा इस्तेमाल करना है और अपने हालात को 1971 के हालात के साथ आपने अगर मवाजना करना है, तो फिर मेरा मानना ये कि मवाजना पूरा कीजिए, फिर आप पूरे तौर पर शेख मुजीब बनिए। आप अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा। LSE का एक साउथ एशिया सेंटर है जिसके ऊपर बहुत अच्छे ब्लॉग्स आते हैं। वहाँ पर एक इंडियन फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है, बनर्जी साहब का अपना बयान है कि वो शेख मुजीब के साथ 1962 के साथ राब्ते में थे, और 1972 जब वो लंदन में फ़्लाइट गई और लंदन से फिर इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए ले गए तो वो बनर्जी साहब उस फ्लाइट में मौजूद थे। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बॉडी ऑफ एविडेंस दैट इज़ अवेलेबल कि मामला सिर्फ इतने नहीं थे कि फ़ौज कुशी हुई और उसके बाद ना जाने क्या हो गया। और फिर ये भी आप देखिए कि मुक्ति बाहिनी भी बीच में इन्वॉल्व था। अगर आप शर्मिला बोस की किताब पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि वहाँ पर मुक्ति बाहिनी क्या कर रही थी। तो क्या PTI अपने आप को मुक्ति बाहिनी साबित कर रही है? इमरान खान शेख मुजीब बन रहे हैं? क्या कोई इंडियन फैक्टर मौजूद है? तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब ने ये क्या तोप का गोला अपने ऊपर रसीद किया है। ये भी एक अलमिया है तलत साहब। मियां नवाज शरीफ साहब भी जो उनका साबका इक़्तिदार का दौर था उसके आखिरी दिनों में शेख मुजीब साहब को बहुत याद करते थे और इसी तरह उनका भी हवाला देते थे, लेकिन PTI ऑब्वियसली इस चीज़ को 2 कदम आगे लेगी। आखिर में अब ये जो तमाम आपने भी इजहार किया कि जब ट्रेंड चल रहा है तो उसके नीचे इनके सपोर्टर्स किस किस्म के कॉमेंट्स कर रहे हैं और वो मौजूदा अस्करी क़यादत के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अब हालात इस नहज के ऊपर जो पहुँच चुके हैं तलत साहब, इसमें PTI के तजादात इस सब्जेक्ट के ऊपर इसके बावजूद भी उनका सपोर्टर तासुर कायम कर चुका
मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, खासकर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो आप इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच को कैसे देखते हैं? अभी हालिया तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया, पीटीआई से बातचीत को अपनी डोमेन से बाहर करार दिया गया और सियासतदानों को आपस में बातचीत, ये नज़रअंदाज करने का तासुर दुरुस्त है या इसको सीरियस लिया जाना चाहिए? खा वो पीटीआई एक पार्टी के सपोर्टर्स हैं लेकिन हैं तो पाकिस्तान के अवाम, ये तासुर जितना फैलेगा इससे बॉदर होना चाहिए इदारे को या अनबॉदर्ड रहना चाहिए? जी, पाकिस्तान के अवाम तो हैं, पाकिस्तान के अवाम तो वो भी हैं जो जेलों के अंदर जिन्होंने कत्ल करके लोगों की गर्दनें काट के जो सज़ा काट रहे हैं। चोर भी पाकिस्तान के अवाम हैं, डाकू भी पाकिस्तान के अवाम है, लेकिन सज़ा पाते हैं। ये कहना कि हम पाकिस्तानी हैं ये कोई ज़मानत नहीं है आपके जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए। अगर आप सियासी ज़ाविये से देखें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बावजूद इंगेजमेंट का लेवल आपको नज़र आया। अली मीन गंडापुर की जो बातचीत है, जो नारे हैं और जिनका एक्चुअल कंडक्ट आपने कल देखा, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया। तो कहीं ना कहीं तो कोई खिड़की खुली हुई है। लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस किस्म की वीडियो के बाद ये कैंपेन चली है, इसके बाद इमरान खान और उनके गिर्द जो 2-4 लोग हैं, उनकी हमशीराएँ उसके अंदर मौजूद हैं, उनकी बेगम साहिबा के करीबी जो दोस्त हैं वो मौजूद हैं। ये क्लिक है पूरे का पूरा। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने पाँव के ऊपर तो कुल्हाड़ा मारा ही है। उन्होंने उस मिडिल ग्राउंड जिसका आप तज़किरा फरमा रही हैं, जिसके ऊपर बातचीत का इम्कान हमेशा मौजूद होना चाहिए, उसको भी मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है। मैं बहुत हैरान हूँगा कि अगर इस किस्म की मुसलसल कैंपेन जिसमें बराह रास्त फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और एक्विवेलेंस क्रिएट की जा रही है जनरल आसिम में, जनरल याहिया में, इस किस्म की कैंपेन चलती रही तो बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन लगता है कि इमरान खान साहब अपनी स्पेस क्लेम कर पाएँ। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब आपकी कीमती राय के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमारा स्पेशल सेगमेंट आई ऑन बजट, हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद होंगे, मारूफ सनतकार हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद के बाद खुश आमदीद। हुकूमत इस वक्त IMF की सख्त शराइत को सामने रखते हुए आइंदा माली साल का बजट तैयार कर रही है। इस बजट में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी क्या उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं, इसके अलावा उनकी क्या तजावीज़ है और किस किस्म की तजावीज़ क्या हुकूमत को कन्वे भी की गई बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से और कोई यकीन दहानियाँ हुकूमत ने करवाई हैं, इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, मारूफ सनतकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके कीमती वक्त का। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या तवक्कुआत हैं आइंदा बजट से बिज़नेस कम्युनिटी की इस वक्त, और क्योंकि आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से एक मुलाकात भी रही, कुछ बातें क्या कन्वे की गई, क्या ये सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा और हुकूमत की भी कोई यकीन दहानियाँ है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ये बजट हर साल आता है और उसके अंदर जो है ना, जो अवामिल हैं, चाहे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो सबसे परेशान शख्स होता है पूरे मुल्क में, क्योंकि उसने वो जो है दोनों एंड्स को मिलाना होता है और जो पिछला शॉर्टफॉल होता है उसको पूरा करना होता है। नए टैक्स के टारगेट को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज, नए टैक्सेस, या तो मौजूदा टैक्सेस में इजाफा करना पड़ता है या फिर नए सेक्टर्स पर टैक्स लगाना पड़ता है। ये हर साल का यही है। और हम असल में, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरी नज़र में, इंडिविजुअल की नज़र में, वो IMF है। IMF की जो शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट की बढ़ाने की बात करते हैं, तो IMF की शराइत जो है ना इससे बिल्कुल उलट हैं। आप ये देखें, वो ये कहते हैं कि गैस के रेट बढ़ाएं ताकि आप जो है ना सर्कुलर डेट को खत्म करें, आप बिजली के रेट बढ़ाएं आप ताकि सर्कुलर डेट खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है अगर ऐसा आप सोचते हैं तो, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ आप जब एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं तो इन दोनों बातों में फर्क है। IMF जो कहता है कि सर्कुलर डेट नहीं होना चाहिए, अब गैस के रेट बढ़ाएं, या गवर्नमेंट कहती है, तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात में है कि फिर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। अगर बांग्लादेश का रेट मिसाल के तौर पर 100 रुपए है और मेरा अगर 150 रुपए है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आई वर्ल्ड मार्केट में इसको कम्पीट कर सकूं। इट्स नॉट पॉसिबल, फिजिकली किसी तरह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज प्राइस वॉर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, रिसेशन भी है, काफी कम डिमांड है। फिर जब आपके दाम ज्यादा होंगे तो हमारे ऊपर सुरखा के ऊपर नहीं लगे। एनीबडी हु इज थिंकिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑफशोर प्रोक्योरमेंट, चाहे न्यूयॉर्क में बैठ के उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बांग्लादेश की फेवर में एलसी खोलता है या पाकिस्तान की फेवर में खोलता है। तो हमारा कहना यह है कि इस बजट के अंदर कुछ प्रेगमेटिक जो किस्म के स्टेप्स होने चाहिए, जिसमें किसी तरह से भी
इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव करना चाहिए। यही आज के वक्त की जरूरत है। अगर हम इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव नहीं करते, कॉम्पिटिटिव का मेरा मुराद ये है कि रीजनली कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। हमारे जो पीयर ग्रुप हैं, हमारे जो कॉम्पीटिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, उनकी जो कन्वर्टिंग कॉस्ट है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके बराबर हमारी कॉस्ट होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो जो है ना इसके बाद बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। स्पेसिफिकली कौन कौन सी सब्सिडीज इसमें, अगर आप इसका भी जिक्र कर दें जुबैर साहब, और साथ ही जहां आप IMF के हवाले से बात करते हैं कि वो बड़ी सख्त शराइत उनकी रहती हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है कि हुकूमत के भी हाथ बंधे होते हैं। अब खासकर टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से जो फैसला साजी करना पड़ती है हुकूमत को, उनका भी शिकवा रहता है कि कहीं उनका कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज हो रहा होता है और साथ साथ ये उनको फैसले भी करना पड़ रहे होते हैं। सो इसको अगर थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर पाएँ आप, सब्सिडीज किस किस्म की? मेरा ख्याल है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर से 2-4 मीटिंगें हुई हैं, बल्कि ज्यादा हुई हैं। उन मीटिंग्स में जो हमने जो बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की देखी, उन्होंने ये कहा कि आपको ये दाम तो, बिजली के दाम कम करने पड़ेंगे। ये उनके अल्फाज हैं, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये आप जो कुछ करें मुझे नहीं पता, इसको करें कम, वरना इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हम क्या करेंगे। ये उनके अल्फाज हैं। और गैस की प्राइसेस भी कम करने की बात की है। मसला ये है कि गवर्नमेंट, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पॉलिटिकल एपिटाइट होता है और दूसरा जो है ना एक इकोनॉमिक एपिटाइट होता है। इन दोनों में फर्क होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने, जैसे कॉमन आदमी का ये ख्याल है कि इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है, ये देखें, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बात है। मैं इन्वर्टेड कॉमास में आपको बता रहा हूँ, हम सब्सिडी लेते नहीं, हम देते हैं। चूंकि पॉलिटिकल उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आप डोमेस्टिक के ऊपर गैस के रेट नहीं बढ़ा सकते, उसके अंदर आप जो है ना फर्टिलाइजर को रेट नहीं बढ़ा सकते। अभी 2 फर्टिलाइजर कंपनियों के वापस रेटों को कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि उसको करें, और वहां से अप्रूव भी हुआ। आप ये जो 2 सेक्टर्स हैं, और दूसरा पावर का सेक्टर है, इसको बढ़ाने से आपके बिजली के रेट बढ़ते हैं। इन 3 सेक्टर्स को कौन फाइनेंस करता है? आपको पता है कि जो 100% कॉस्ट ऑफ गैस है, यानी मिसाल के तौर पर जो पिछला डिटर्मिनेशन था वो 1466 था। 1466 के ऊपर हमसे 2750 रुपए चार्ज होते हैं, यानी 137% हम सब्सिडी देती है इंडस्ट्री। कहीं दुनिया में मैंने इसकी कोई मिसाल आगे कभी देखी नहीं है कि अगर कोई इंडस्ट्री जो है इसको आप इसको खत्म करने के लिए, तो उसको आप चल ही नहीं सकती। आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे अगर आपकी ये इंडस्ट्री के रेट हैं? तो आप अगर उनकी सब्सिडी देने की जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे सकती कि IMF अलाउ नहीं करती। जब IMF अलाउ नहीं करती तो ये इंडस्ट्री नीचे जा रही है, और इंडस्ट्री को जो है कुछ ना कुछ सपोर्ट करना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये औरंगजेब साहब और इनकी टीम जो है इंडस्ट्री की मदद को आएंगे। उनको बिल्कुल रियलाइजेशन है कि जो है ना इंडस्ट्री इनकॉम्पिटिटिव होती जा रही है, और हमें उम्मीद है, हमने तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट का डॉक्यूमेंट दिया है उनको, जो कि हमारी जो टीम है उसमें 3 PhDs हैं, MBAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी एक टीम ने बाकायदा रिसर्च के साथ उसका जो प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन और मौजूदा हालात में जो सोल्यूशन है वो भी दिया है हमने, और वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर कंसिडरेशन होगी। ये उम्मीद आप रखते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मुझे ज़ुबैर साहब जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के ऊपर पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा फोकस इस आइडिया के ऊपर, इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। किस हद तक ये इन्हिसार दुरुस्त है, जबकि हुकूमती वज़ीर ख़ुद ये कहते हैं कि इस किस्म की सरमायाकारी की तो सरकार डॉक्यूमेंटेशन करने की सकत नहीं रखती। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आके इस पर बात करते हैं। के बाद खुशामदीद। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं, उनसे हम आने वाले बजट के हवाले से बात करें। ज़ुबैर साहब, अब 2 चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप इन दोनों को एड्रेस कर दें अपने जवाब में। एक जो SIFC के हवाले से एक खुसूसी फोकस है, अब उन्होंने एक कमेटी भी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है SIFC के हवाले से, क्या काबीना कमेटी। लेकिन हालात ये बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से तो ये संजीदगी है, लेकिन हमें जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो यही बताती है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान में सरमायाकारी रही। सो ये इन्हिसार किस हद तक दुरुस्त है हुकूमत का? और साथ ही एक और भी मैं सवाल ऐड कर देती हूँ, उसको भी अगर आप जवाब दे दें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी नज़र में वो कितनी अहम है एक मौजूद हालात पाकिस्तान में, न सिर्फ बिजनेस के लिए, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से भी बने? ताकि देखिए जी, जहाँ तक FDI है तो उसके अंदर ज़ाहिर कमी वाकई हुई काफ़ी पिछले सालों, 2, 4, 3 सालों में, 5 सालों में। उसकी वजह जो है ना बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम अनकॉम्पिटिटिव होंगे, हमारे यहाँ 3-4 मसले हैं, हम उसको शाये हुए नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का मसला है,
तो फॉरेनर्स जो है ना आने में कतराते हैं। इसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इन अगर तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो कौन फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो यहाँ आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है विद SIFC में बड़ा जो है ना मुतमईन हूँ। मैंने जनरल सरफराज से 2-4-5 मीटिंगें की हैं एंड आई फाउंड हिम दैट ही वांट्स टू वर्क एंड डिलीवर। आप ये देखें स्पेशल इनिशिएटिव जो फैसिलिटेशन काउंसिल है या कमेटी है, इसके काम क्या है? उनका जो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने अपने ऊपर लिया है वो एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, यानी वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन और कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर जनरल शाहिद नजीर काम कर रहे हैं, तो बड़ा उनका अच्छा बैकग्राउंड है। वो मैंने उनसे मिला और अब हमने और मिल के भी हमने TDAP उनके साथ काम भी किया। दे नो एवरीथिंग, वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं और उसके ऊपर उनकी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं, क्रॉप का साइज बढ़ाने की हेल्प कर रहे हैं। ये उसी तरफ डायरेक्शन है जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा तो क्रिएट जब होगा जब हम उसके आपके हेक्टर्स को बढ़ाएं, पर हेक्टर यील्ड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सीड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपका टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये SIFC जो है ना वो कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप टेक्सटाइल में जाते हैं, हमारे जैसे लोग कहते रहते कॉम्पिटिटिव ही नहीं है जी, बांग्लादेश सस्ता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर में तो आपको कोई सस्ता महंगे की बात नहीं है। और दूसरा IT के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आपका ये करंट इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात वो कर रहे हैं कि कैसे इसको कॉम्पिटिटिव बनाएं और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। तो आई थिंक SIFC इज एन एसेट टू द कंट्री मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं इनसे मिला जनता जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं दे आर डेडिकेटेड एंड दे वर्किंग। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो है ना इससे फर्क पड़ेगा और FDI भी आएगी। और जहाँ तक FDI, 2 टाइप की FDI है, एक वो FDI है जो सऊदी अरब ने कमिटमेंट किया है, एक वो है जो UAE ने कमिटमेंट किया। ये एक तीसरी जो है वो चाइना की है। प्राइम मिनिस्टर फिर चाइना भी जा रहे हैं इंशाल्लाह, शायद 5 तारीख को उनका प्रोग्राम है, तो वहां से भी हमारी कमिटमेंट्स हैं और FTA के जो इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मामलात में हमको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जरूरत है। अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को नहीं लेके आएंगे और उसके लिए जो लवाजात मामात हैं वो पूरे नहीं करेंगे तो वी आर नोवेयर। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। खुसूसी तौर पे जो SIFC के हवाले से बात की उसमें कहते हैं कि ज़राअत पर जो फोकस है इस फोरम का उसको आप खुशाइंद समझते हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, ये सिलसिला बजट के दिन तक जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।